दोस्तों, आज पेश है कुर्बान और मौत का फरिश्ता। कलयुग के धर्मराज में आपने कहानी पढ़ी? नहीं पढ़ी हो तो एक किताब आगे डाल रखी है दोस्तों। अब शुरू करते हैं। पटाफट पटाखा सिंह ने फटाफट उन सभी पत्रों को एक एक कर पढ़ा। उन सब में एक ही जैसी बात लिखी थी। तुम उठाए गिरे हो, तुम एक साथी चोर हो, तुम औरतों के व्यापारी हो, तुम एक कुख्यात गुंडे हो, और तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम अपने जुर्म स्वीकार करते हुए अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम सब लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। बच हमें बचा लीजिए हजूर, हमें बचा लीजिए। वह तो ठीक है भाई, लेकिन मैं अकेला तुम सबको कैसे बचाऊं? आप हम सबको हवालात में बंद कीजिए, कर दीजिए। हवालात में बंद तो कर दूं, लेकिन किस जुर्म में? तुम लोगों के दिमाग तो ठीक है। हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है हजूर। आप हमें हमारे बयान लिख लीजिए। हम अपने जुर्म कबूल करते हैं। हाँ हाँ, हम सब अपने जुर्म कबूल करते हैं। वाह क्या बात है धर्मराज की दहशत की। ठीक है, यदि तुम लोग अपना जुर्म कबूल करते हो तो मैं तुम सबको हालात में बंद करके तुम लोगों की मदद अवश्य करूँगा। हाँ, अब हवालात में बंद होने पर हम सब की जान बच सकती है। ठीक है, तो लिखवाइए अपनी अपने जुर्म। तो लिखो। कल रात तुगलका रोड पर एक व्यक्ति जिसे चाकू मारा था वह मैं था। मैं कल रात एक लड़की के गले में सोने की चैन झपटी। मैं औरतों का दलाल हूँ। उन सब ने गुना सुनकर बांड का दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत ही कुत्ता और कमीना आदमी हूँ। मैंने अपनी बहन माँ से वैश्यावृत्ति करवाता हूँ। चल प्यारे मोटू, अब अपना यहाँ कोई काम नहीं। यदि कुछ देर और यहाँ रहा तो हो सकता है इनके गुनाह सुनकर मैं धनराज भाई का यमराज बन जाऊं। और इंस्पेक्टर पटाखा सिंह उनके बयान कलमबद्ध करने में व्यस्त था। तब अतः बांड उससे इजाज़त लेने की जरूरत नहीं समझी और मोटू के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। अब कहाँ चलने का विचार है बांड भैया? जहन्नुम में। कम से कम इन जैसे शरीफ शैतानों से वास्ता नहीं पड़ेगा। और सिर दी बांड की मोटरसाइकिल ऑफिस की ओर उड़ती जा रही थी। बांड भैया, वह धनराज मुझे मिल जाए तो उसके चरण स्पर्श कर लूँ। मुझे वह कोई इंसान नहीं बल्कि देवता लगता है। जो बात दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती वह धर्मराज अकेले कर दिखाया। ठीक कहते हो। इस समय बदमाशों की दुनिया में उसने ऐसी आग लगा दी जिसे बचने के लिए स्वयं कानून का घर ढूंढ रहे हैं, ताकि लोहे की मजबूत चारदीवारी के भीतर अपने प्राण सुरक्षित रहें। ओ वाह रे धर्मराज! परंतु जैसे ही अपने ऑफिस के पहुंचे, बुरी तरह चौंके। अरे बांड भैया, यह हमारे ऑफिस के सामने लाइन क्यों लगी हुई है? सुपर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। अरे, यह लाइन हमारे ऑफिस के सामने नहीं बल्कि फिल्म किसी घासलेट की राशन की दुकान के सामने लगी है। परंतु यहाँ हमारा ऑफिस है और समझा लगता है कोई हमारा ऑफिस यहाँ से चुरा कर ले गया। चलो बांड भैया, पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। अबे उल्लू की दुम, कहाँ जा रहा है? हम इस समय ऑफिस के सामने ही खड़े हैं। क्या? वो देखो सामने हमारा बॉर्डर लगा है। हाँ, लेकिन यह लाइन। अब चलकर लाइन वालों से पूछते हैं। क्यों भाइयों, आप यहाँ कतार क्यों लगाए खड़े हैं? यदि आप लोग इसे राशन या आटे, तेल, दाल, नमक की दुकान समझ रखी है तो ये आप लोगों की भूल है। हम कोई भूल नहीं कर रहे। हम जासूस कुरपांड से मिलना है। हैं? जासूस कुरपांड से मिलना? क्यों भाई, क्या तुम लोगों को जासूस कुरपांड से क्यों मिलना है? वह तुम सब की भैंस ले भागा? हमारा कुछ लेकर नहीं भागा, हम तो उसे अपना केस सौंपने आए हैं। क्या केस है? एक साथ इतने क्लाइंटों को देखकर बांड की बोछें खिल गई। अबे मोटे, जल्दी खोल ताला। लाइन को ठीक से लगा। लगता है ऊपर वाले ने हमारे लिए साल भर का कोटा भेज दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बांड भैया, आज बहुत इनकम होगी।
और कुछ देर बाद मोटू एक एक व्यक्ति को बांड के पास भेजने रहा था। तुम्हारा केस? मेरा नाम टेकचंद है, मैं ब्याज पर रुपया चढ़ाता हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन कलयुग के धर्मराज ने जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि उसकी नज़र में बेईमान का धंधा है। ओह, कलयुग का धर्मराज! जासूस जी, मुझे बचा लीजिए। आप कहेंगे तो मैं उतनी रकम देने को तैयार हूँ। ठीक है, 5,000 रुपये मेरे सेक्रेटरी के पास जमा कर दीजिए। मैं आपके घर जाकर आराम से बैठिए, धर्मराज को संभाल लूँगा। दूसरा, मेरा नाम टीका राम है, मैं एक चोर हूँ, धर्मराज ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तीसरा, मैं हवलदार तुलसीराम हूँ, रिश्वत लेता हूँ, इसलिए धर्मराज ने मेरे हाथ काट देने की धमकी दी है। मुझे बचा लीजिए कुर्बान। जरूर बचा लूँगा। हवलदार, रिश्वत की आधी कमाई सेक्रेटरी को जमा कर दीजिए। और चौथा, मेरा नाम भोला दादा है, गुंडागर्दी मेरा पेशा है, इसलिए धर्मराज ने मेरे दोनों पैर काटने की धमकी दी है। तुम 2,000 रुपये जमा कर मेरे सेक्रेटरी के पास जमा करा दो। बाद में जो भी उपाय होगा उस पर अमल करो, तुम्हारी जान बच जाएगी। ठीक है। भोला दादा ने 2,000 रुपये मोटू के पास जमा करा दिए। हाँ जासूस, सब मेरी टांग बचाने का उपाय बता दीजिए। बस एक ही उपाय है, अपने इलाके के दूसरे दादा का कत्ल कर दो। अपने दूसरे दादा का कत्ल कर दो, जेल में बंद हो जाओ। क्या? अबे भाग यहाँ से वरना धर्मराज आ जाएगा। अरे बाप रे! नोटिस। नेक्स्ट। और इसी तरह बांड और ब्याह मोटू का केस सुनते सुनते एडवांस लेते सुबह से शाम हो गई। उनके पास इस प्रकार कुकर्म करने वाले व्यक्ति आया और कुछ सफेद पोश थे जो उजागर या तो मुजरिम थे या केस लगभग एक ही थे। कलयुग के धर्मराज उन सभी को कोई न कोई सजा देने की धमकी दी थी। मेरा नाम अपना और धर्मराज का नाम बताकर समय नष्ट न कीजिए, केवल मतलब की बात करो। और अंत में जब बाण उन लोगों के बोर हो गया, अबे मोटे छुट्टी का घंटा बजा दे, बाकी को दता बताकर यदि किसी तरह उनकी जान बचाने का वायदा करते करते रहे तो मौत का फरिश्ता यमराज हमारी भी छुट्टी करा देगा। और जान बची। उन लोगों को जबरदस्ती अपने ऑफिस से विदा करने पर कुरकमंड और मोटू ऑफिस बंद करके घर की ओर चल पड़े। बांड भैया, तुमने ऑफिस पर ताला लगा दिया, वरना मैं तो पागल हो जाता और तुझे पागल खाने भेजकर मैं निश्चित हो जाता। वैसे मोटू, एक बात तो है, इस एक प्रकार से यह कातिल कलयुगी धर्मराज जनहित के लिए ठीक कर रहा है। उसे खौफ से यहाँ बदमाश किस्म के लोग अस्त व्यस्त हैं, वह शरीफ आदमी प्रसन्न है। कहते हो तो ठीक है बांड भैया, परंतु सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह कलयुगी धर्मराज है कौन और यह सब क्यों कर रहा है। ठीक कहते हो, मैंने धर्मराज से उलझने की ठान ली है। मैं सामने लाने की एक शानदार तरकीब निकाली है। वह क्या? कल मनमोजी अपने गले में एक बाड़ लेकर पूरे शहर में घूमेगा, जिस पर लिखा होगा, मैं धर्मराज की मौत यमराज हूँ। ओह! और वास्तव में कुरकुमांड मनमोजी के गले में गत्ते का बॉर्डर डाल दिया, जिस पर लिखा था, देखो मनमोजी, अब पूरे 1 सप्ताह तक ही शहर के चक्कर लगाना है और भूल कर भी यहाँ रुख नहीं करना। कहीं भी सोना खाना रहना, कहीं भी खाना, लेकिन 1 सप्ताह तक घर में घुसने की मत सोचना। और 7 दिन बाद मैं खुद पीले खंडरों में मिल लूँगा। सब कुछ समझ गया ना कुकू? शाबाश, अब जा और लगा शहर के चक्कर। बांड भैया, तुमने उसे घर में आने से क्यों मना कर दिया? अबे अगर तू यह सब कुछ इतनी जल्दी आसानी से समझ जाएगा तो सुपर कमांडो कुरकुमांड का गुरु नहीं बन जाएगा। सुन, मैंने उसे इसलिए घर आने के लिए मना किया है ताकि धर्मराज या तो अपने आदमी उसके पीछे करते हुए तुरंत ही हम तक न पहुंच जाए और हमारा भेद न खुल जाए। ओह! उधर शहर में अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। घी, तेल, चीनी, आटे की हर वस्तु के दाम घट गए थे। घी 1 रुपये किलो, चीनी आने आने किलो, 2 आने का गुड़, साबुन की टिकट की मुफ्त।
दुकानदार और व्यापारियों ने मिलावट तक करनी बंद कर दी थी। आइए साहब, बिना मिलावट की सस्ती चीज़ें हमारी दुकान से लीजिए, यहाँ असली दवाइयाँ सस्ते दामों पर मिलती है। वाह। एक माँ जहाँ लोगों के मार्केट में एकाएक मंदा हो जाने से आचार्य थे, वहीं प्रसन्न भी थे। वाह भाई, असली रामराज आया है। हाँ, अब न झूठ का बोलबाला, न बेईमानी का। धर्मराज के वैसे हर आदमी शरीफ और ईमानदार हो गया है। तो अब तो भाई आनंद ही आनंद है। अब न चोर उचक्कों का डर रह गया, न रात बिरात को लूटने का। ठीक कहते हो भाई, अब तो धर्मराज के घर के दरवाजे भी खुले। धर्मराज के राज्य में घर के दरवाजे भी खुले, आराम से सोता हूँ। जबकि मनोजी शहर के चक्कर लगा रहा था, यमराज एक एक दिन गुजरने लगे। यह जरूर यमराज का कोई शैतान होगा जो धर्मराज भगवान रूपी धर्मराज से टकराना चाहता है। यह निश्चित रूप से यह टकराव शैतान और भगवान का एक युद्ध के रूप में होगा। भगवान जाने कब तक होगा। और शहर के मध्य बने एक आलीशान मकान में आपकी तरकीब कामयाब रही धर्मराज। रिश्वत खोर इंस्पेक्टर शर्मा ने खत से भयभीत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुड। और पापी सेठ दयानंद ने आपके आदेश मानकर खुदकुशी कर ली। चलो ठीक है रहा, कम से कम मुझे उस कमीने का खून से अपने हाथ तो नहीं रंगने पड़े। धर्मराज गरीबों का नेता नारायण दुबे उसकी धमकी से नेतागिरी छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। और जज प्रताप सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, दोनों ही नरधाम थे। एक गरीब नेता के रूप में गरीबों का खून चूस पी रहा था, दूसरा कानून का देवता बनकर कानून की आंखों में धूल झोंककर इंसाफ को बेच रहा था। अच्छा हुआ ये दोनों कुत्ते अपने आप मेरे कानून के सामने से हट गए, वरना इन्हें बहुत भयानक मौत देता। खैर, और कोई रिपोर्ट? लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं धर्मराज। आम जनता आपके राज में आपको बड़ी बड़ी खुशी और सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि बाजार में हर वस्तु उपलब्ध है, सस्ती मिल रही है। इसके अलावा गरीब जनता चोर लुटेरे से मुक्ति मिल गई। जबकि विपरीत पुलिस वाले आपको पकड़ने के लिए काफ़ी व्याकुल हैं, क्योंकि अब चोरों चुक्कों बदमाशों की जगह उनके लिए आप सरदर्द बने हुए हैं। पुलिस और कानून से परेशानी का कारण मैं जानता हूँ। कानून हाथ में लेकर पापियों का नाश करके मैं खुद भी इस देश का कानून का अपराधी बन गया हूँ, इसलिए कानून के रक्षकों का परेशान होना स्वाभाविक है। खैर छोड़ो इन बातों को, और कानून और मेरी लड़ाई का कभी न कभी फैसला हो जाएगा। तुम से कुछ तुम लोग कुछ कहना चाहते हो तो कहो, वरना जाओ, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति चुपचाप सब व्यक्ति चुपचाप चले गए, लेकिन एक व्यक्ति हिचकता हुआ बोला, धर्मराज। हाँ कहो, इसको मत। धर्मराज, आजकल एक कुत्ता शहर में घूम रहा है, उसके गले में गत्ता पड़ा है जिस पर लिखा है, धर्मराज की मौत यमराज हूँ। ओह हाँ, उस कुत्ते को शहर में मैंने भी घूमते देखा है। मैंने भी देखा है धर्मराज। क्या तुम में से किसी ने यह मालूम करने की कोशिश की वह कुत्ता किसका है और शहर में हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया? नहीं धर्मराज, क्योंकि हमें यह किसी मूर्ख की शरारत लगी। नहीं, यह कोई मूर्ख नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण शरारत नहीं कर सकता है। और यह भी ठीक है कि कोई बुद्धिमान भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करने करने अपने लिए मौत नहीं मांग सकता। अतः मालूम करो वह माई का लाल कौन है जिसका वह कुत्ता है, जिसने यमराज बनकर हमारा शत्रु बनने का साहस किया। जो गया। और सुनो, यदि कुत्ता के स्वामी का पता चल जाए तो उसे जल्द से जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा धर्मराज। और उनके बाद व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब चले गए। साका, बताओ हमारी आखिरी दो शिकारों का क्या हालचाल है? आप शायद डॉक्टर कुलभूषण और इंस्पेक्टर बलवीर की बात कर रहे हैं धर्मराज। शहर में हो रहे हंगामे
से परे दोनों खूब मजे कर रहे हैं धर्मराज। और जहाँ मेरा विचार है डॉक्टर कुलकर्णी इस समय सुरा और सुंदरी के बीच होगा। हूँ, लाओ फोन लाओ, उन दोनों को जल्द से जल्द शिकार कर लेना चाहता हूँ। और व्यक्ति फोन ले आया और धर्मराज उस पर नंबर डायल किया। डॉक्टर कुलकर्णी का नंबर। जल्दी संपर्क स्थापित हुआ। यस डॉक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। और भयानक का आटा सुनकर उसकी मौजूद व्यक्ति चौंका। कौन हो तुम? मैं जानता था डॉक्टर कुलकर्णी कि तुम मुझे से यही प्रश्न करोगे। सुनो, मैं धर्मराज बोल रहा हूँ, कलयुग का धर्मराज, यानी मौत का फरिश्ता। दूसरी ओर धर्मराज, मौत का फरिश्ता धर्मराज, तुम वही धर्मराज हो जिसकी वजह से आजकल पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। हाँ वही। दूसरों के लिए मैं कलयुग का धर्मराज हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ धर्मराज। धर्मराज? हाँ, याद करो 1 साल पहले की बात। तुम मुझसे एक सरकारी डॉक्टर होने के कारण एक गरीब अपाहिज व्यक्ति और मृत पत्नी का पोस्टमार्टम किया था। और पोस्टमार्टम के बाद तुम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उसकी पत्नी ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जो भी हकीकत भी थी, लेकिन तुम सेठ गिरधारी के हाथों बिक गए। तुमने उसे आत्महत्या की जगह हत्या करार दिया। और जब सेठ गिरधारी ने तुम इंस्पेक्टर बलबीर कालू दादा ने मिलकर ही मेरी पत्नी का कत्ल के जुर्म में फंसवा दिया। हाँ हाँ, याद आया। लेकिन तुम, ओह तुम। हाँ, मैं वही गरीब फैक्ट्री मजदूर धर्मराज हूँ, और जो तुम लोगों की वजह से निशान दरिंदा बन गया। लेकिन हाँ, मैं दरिंदा केवल तुम जैसे कमीनों व्यक्तियों के लिए हूँ, अन्यथा साधारण के लिए मैं सत्य का देव, इंसाफ का देवता धर्मराज हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हारी छोटी सी जिंदगी, जिसे दिन पूरे हो गए हैं। नहीं। अगले ही पल डॉक्टर कुलकर्णी फटाफट अपने कपड़े पहनने लगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अचानक क्या हुआ? बको मत, भाग जाओ यहाँ से। और तैयार होने के बाद डॉक्टर कुलकर्णी वहाँ पर रुका नहीं और दौड़ता हुआ अपने कंपाउंड में झांकार खड़ी थी। मुझे इंस्पेक्टर बलवीर की मदद मांगनी चाहिए। मैं वही मुझे धर्मराज के हाथों से बचा सकता है। जल्दी ही कार सड़क पर लगभग उड़ी जा रही थी। मैं समझा कि सेठ गिरधारी लाल और कालू दादा का कत्ल क्यों हुआ, और उसे किसने किया था। उधर हाँ, कमीना जिंदगी में बचकर मौत की तरफ भाग रहा है। देखता हूँ इंस्पेक्टर बलबीर उसकी जान बख्शता है या उसे मौत देता है। और सीधी दोबारा किसी से संपर्क हुआ। हेलो इंस्पेक्टर बलबीर स्पीकिंग। मैं कलयुग का धर्मराज बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। क्या? रिसीवर उठाओ इंस्पेक्टर, और मेरा असली परिचय सुनो। इंस्पेक्टर बलबीर ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया, कान पर लगाया, तो दूसरी तरफ से धर्मराज ने फिर वही कहानी एक बार फिर दोहरा दी जो डॉक्टर कुलकर्णी को सुनाई थी। ओह, तुम वही फैक्ट्री मजदूर धर्मराज हो जिसने फैक्ट्री एक्सीडेंट में एक टांग पैर कट गया था। हाँ, जिसकी पत्नी ने बाद में खुदकुशी कर ली थी, और उसकी हत्या के जुर्म में उसे पति को फंसा दिया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बदले में सिर्फ तुम्हारी जिंदगी, बस यही मेरा बदला होगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। वह सब मैंने डॉक्टर कुलकर्णी और सेठ गिरधारी के कहने पर किया था। जानता हूँ इंस्पेक्टर, इस काम के लिए तुमने डॉक्टर कुलकर्णी और कालू दादा को, उस कमीने सेठ गिरधारी ने काफ़ी मोटी रकम दी थी। खैर, सेठ गिरधारी और कालू दादा को मैंने उसके किए की सज़ा दे दी है। अब तुम्हारी और डॉक्टर कुलकर्णी की बारी है। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम एक ही सूरत में जिंदा रह सकते हो। क्या? हाँ, कुलकर्णी तुम्हारे पास मदद मांगने आ रहा है, तुम उसे ख़त्म कर दो। क्या? यह कैसे हो सकता है? इस समय मैं तुमसे बचकर कानून की गिरफ्त में फंस जाऊंगा और कानून मुझे फांसी पर लटका देगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह कैसे? डॉक्टर कुलकर्णी को ख़त्म करने के बाद तुम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाना। वहाँ तुम्हें एक काली कार मिलेगी जो तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचा देगी, जहाँ से तुम्हें एक ऐसे देश पहुँचा दिया जाएगा जहाँ इस देश का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारी यात्रा की टिकट और कागज सब तैयार करवा ली चुका हूँ। ओह, बोलो तैयार हो या नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। धर्मराज
प्रशंसा की मुद्रा में भंग करके रिसीवर क्रेडिट पर रखा। हाँ, फंस गया जाल में। अब ध्यान से सुनो राका, तुमने क्या करना है जी। धर्मराज ने धीरे धीरे उसे समझाने लगा। और उधर कुलकर्णी कार से उतरकर तेजी से इंस्पेक्टर बलवीर के कमरे में घुसा। इंस्पेक्टर, मुझे बचा लीजिए, धर्मराज का बच्चा मुझे जान से मार डालेगा, आ गया। इंस्पेक्टर बलवीर ने एक साथ अपनी रिवॉल्वर और तेज से बाहर निकाली और कुर्सी पर खड़ा हुआ हो गया। और यदि आज मैंने तुम्हारी जान बचाने की चेष्टा की तो वह कलयुग का धर्मराज मुझे खत्म कर देगा। इससे अच्छा होगा कि तुम्हारी मौत गले लगा लो। क्या? और इससे पहले डॉक्टर कुलकर्णी कुछ समझ पाता था और डॉक्टर कुलकर्णी कटे वृक्ष की तरह फर्श पर गिर पड़ा और इंस्पेक्टर बलवीर तेजी से दरवाजे की ओर लपका। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनते ही पुलिस स्टेशन में हंगामा मच गया। और जब असली माजरा उन लोगों की समझ में आ गया, खून, इंस्पेक्टर बलवीर ने खून कर दिया। पकड़ो, वह भाग रहा है, रुक जाओ वरना एक एक गोली चला दूंगा। परंतु वह नहीं रुका तो पीछा करने वाले इंस्पेक्टर ने उन पर गोली चला दी। इस तरह सड़क पर पहुंचूं। पुलिस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर बलवीर मुख्य सड़क पर दाएं बाएं वह कहाँ है काली कार। और तभी उसे बाईं तरफ से एक कार तेजी से आती दिखाई दी। वह आ गई, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। कार के निकट आने पर इंस्पेक्टर बलवीर ने उसे हाथ के इशारे से रुकने का संकेत किया, किंतु कार इंस्पेक्टर बलवीर को कुचलती हुई आगे निकल गई। उस कार का पीछा करो। अगले दिन डॉक्टर कुलकर्णी और इंस्पेक्टर बलवीर की मौत की खबर देश के तमाम अखबारों में मोटी मोटी सुर्खियों में छुपी थी। इन दोनों असहायक मौतों का जिम्मेवार कलयुग का धर्मराज को ही पाया गया है। पता नहीं धर्मराज ने खत उन दोनों की जेबों में कैसे पहुंच गए थे। आज की ताज़ा खबर, कलयुग के धर्मराज ने इंस्पेक्टर बलवीर और डॉक्टर कुलकर्णी को मरवा मारकर अपना बदला लिया। क्या है? उधर 7 रोज बांड और लंबू के साथ सुबह पीले खंडरों में जा पहुंचा। ध्यान से सुन मोटू, तू खंडरों में कुछ पहले उतार दूंगा, अकेले खंडर तक जाऊंगा, उसके बाद। और कुरबांड मोटरसाइकिल दौड़ाते दौड़ाते मोटू को समझाने लगा। लगभग 20 मिनट बाद एक सुनसान सड़क पर बांड गाड़ी रोकी और दोनों उतर गए। वह देखो, वह रहे खंडर। तुम मोटरसाइकिल के साथ यहीं आसपास छिप जाओ, मैं खंडर पर निगाह रखो। आगे तुम्हें क्या करना है यह तुम्हें मालूम है। हाँ, तुम निश्चित होकर जाओ। और मोटू को वहीं छोड़कर कुरकुबांड पैदल आगे बढ़ गया। और फिर जैसे ही वह खंडरों में प्रविष्ट हुआ, मनमोजी न जाने कहाँ से आकर उसके पैरों में लिपट गया। कुकू, अबे बस चल चले, बहुत हो गया। हाँ चले, अब बता, यह सप्ताह तूने। तभी खबरदार कोई गलत हरकत मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कोई गलत हरकत नहीं करूंगा भाई, लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो? प्रश्न नहीं, सिर्फ जवाब दो। क्या यह कुत्ता तुम्हारा है? हाँ भाई, मेरा ही है। तो तुम, इसका मतलब तुम ही यमराज हो? बिल्कुल हूँ भाई, यह कोई पूछने की बात है? ठीक है, अब चुपचाप बाईं ओर चलो। लेकिन क्यों? तुमने मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? बकवास मत करो और जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना समझ लो कि हम करना नहीं जानते। ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा, चलो। बदमाश के साथ चल पड़ा। अच्छा हुआ इनका ध्यान मनमोजी की ओर नहीं गया और जल्द ही वे लोग कार के पास पहुंचे। पिछला दरवाज़ा खोलो, भीतर बैठो। बांड पिछला दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गया। उसी के साथ एक व्यक्ति भी बैठ गया। दूसरे ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वह कार को वहां से ले चल पड़ा। कार मार्ग से होकर गुजरी जहां मोटू छिपाता हूँ, तो ये लोग बांड भैया का अपहरण करके ले जा रहे हैं। और फिर मोटू मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके पीछे जाने वाला था कि मनोजी वहां आ गया। तू भी आ गया मनोजी, जल्दी से पीछे बैठ, हमें उनका पीछा करना है। और मनमोजी पिछली सीट पर सवार हो गया। मोटू मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी।
लगभग आधे घंटे पश्चात अपहरणकर्ता कुर्कुमांड को यमराज के सामने पेश किया। धर्मराज यही है वह व्यक्ति जिसका वह कुत्ता है जो 7 दिन से लगातार कुत्ते की निगरानी करके बाद हम पीले खंडरों के बीच पकड़ कर लाए। शकल से तो यह कुछ जानी पहचानी लग रही है, चेहरे से तो तुम मूर्ख नजर आते हो, लेकिन मेरी पार की आंखें कहती है तुम बहुत चालाक लड़के हो। सच सच बताना तुम कौन हो? तुमने मेरी मौत यानी यमराज बनने का दुस्साहस कैसे किया? तो सच सुनो मिस्टर धर्मराज, यमराज बनने का ड्रामा मैंने तुम तक पहुंचने के लिए किया था। मेरा नाम प्राइवेट जासूस क्रुक बॉन्ड है, सुपर कमांडर ध्रुव उर्फ जेम्स बॉन्ड। ओह, क्या उनो? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम क्रुक बॉन्ड जासूस हो? हाँ मिस्टर धर्मराज, मैं 16 आने सच कह रहा हूँ। और विश्वास ना तो मेरी सकल अखबारों में छपी फोटो से मिला लो, बहुत फोटो है मेरी अखबारों में। ओह, तभी तो मैं कहूँ तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। खैर, क्या अब मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझ तक क्यों पहुँचना चाहते थे? बच्चों जैसा प्रश्न तुमने। धर्मराज, सीधी सी बात है, कानून को तुम्हारी सख्त तलाश है। मैं तुम्हें पकड़कर कानून के हवाले करना चाहता हूँ। यानी तुम भी मुझे अपराधी समझते हो? हाँ, क्योंकि तुमने कई लोगों की हत्या की करके जघन्य अपराध किया है। उन निर्दोष लोगों की हत्या करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कुर्बान। मैंने जिन लोगों की हत्या की है वे लोग मासूम और निर्दोष लोगों नहीं थे, बल्कि अम, मुझसे भी बढ़कर पापी और खूनी थे। क्या मतलब? सुनो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, फिर शायद तुम यही कहोगे मैंने जो किया वह ठीक किया है। कहकर धर्मराज ने कहना आरंभ किया। मैं भी और लोगों की तरह गरीब था, किंतु सीधा साधा इंसान था। घर में पत्नी के अलावा मेरी एक बहन भी थी जिसका विवाह जल्दी ही करने वाला था। हम गरीब थे, लेकिन फिर भी अपनी हालत से खुश थे। मैं सेठ गिरदारी की फैक्ट्री में नौकरी करता था और उनके मुझे जो तनख्वाह मिलती थी उनसे हम तीनों का किसी तरह गुजारा हो जाता था। सेठ गिरदारी लाल के मकान में ही किराएदार के रूप में रहता था। परंतु 1 साल पहले जैसे ही मुझ पर मुसीबत का पार टूटे, मैं जिस मशीन में काम करता था न जाने कैसे मेरे पैर पर गिर पड़ी। छोड़ दो, छोड़ो, धर्मराज को बचाओ। अरे दौड़ो, धर्मराज को बचाओ। मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेरी एक टांग की हालत देखकर मेरी टांग को काट दी गई। मैं टांग मैं टांगों से ही मशीन चलाता था, लिहाजा काम करने से लाचार हो गया। अब क्या होगा सरला? यह तो भगवान ने मुझे किस पाप की सजा दी। अब मैं निर्मला का विवाह किस तरह कर पाऊंगा? तुम लोगों का पेट किस तरह भर पाऊंगा? भैया रो मत, धीरज रखिए स्वामी, मुझे पूरा विश्वास है बुरे समय में सेठ जी हमारी मदद करेंगे और आपको कोई दूसरा काम दे देंगे। हाँ, अब तो उन्हीं का सहारा है। परंतु सेठ गिरधारी ने हमारी जरा सुध नहीं ली और रुपये पैसे से हमारी कोई मदद न की, और हम 3 माह घर में आराम करने के बाद फैक्ट्री पहुंचा। कैसे हो धर्मराज? ठीक हूँ, तुम कैसे हो रामलाल? ईश्वर की कृपा, धर्मराज सेठ जी ने याद किया है। ओह, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं सेठ जी के कमरे में गया। धर्मराज, ये रहे 1,000 रुपये, इन्हें उठाओ और कोई काम देख लो, क्योंकि अब तुम्हारे हमारे काम के लायक नहीं हो। सेठ जी, यूं यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं अपाहिज नौकरी मांगने कहाँ जाऊंगा? कहाँ दर दर ठोकरे खाऊंगा? मुझे आपकी फैक्ट्री में कोई दूसरा काम दे दीजिए। माफ़ करना भाई, मेरी फैक्ट्री में सिर्फ हाथ पैरों से काम करने के लिए है। अब क्योंकि तुम्हारे पैर नहीं रहे इसलिए। परंतु सेठ जी, मेरे साथ यह दुर्घटना आपके यहाँ काम करते हुए हुई है, इसका मुआवजा तो आपको देना ही होगा। मैं मुआवजे के रूप में तुम्हें 1,000 रुपये दे रहा हूँ धर्मराज, वरना तुम पर 2 महीने का तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह एडवांस बकाया है। देखो धर्मराज, तुम अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। चुपचाप यह रुपया उठाकर किसी तरह अपना बंदोबस्त कर लो, और हाँ, 1 महीने के भीतर भीतर मेरा मकान भी खाली कर देना। नहीं सेठ जी नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मुझसे मकान खाली न करवाइए।
न तो आपका यह पैसा चाहिए और न ही नौकरी। मैं कहीं और काम ढूंढ लूँगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे दया खाइए। सारी धर्मराज, मैं तुम्हारा मकान एक मजदूर को देने का वचन दे चुका हूँ। मैं सेठ के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ गिरधारी ने मुझ पर दया भी दया नहीं आई। और ठीक 1 महीने बाद मैंने उसका मकान खाली नहीं किया तो उसने कालू दादा और उसके साथियों को मकान खाली करवाने के लिए भेज दिया। नशे में धुत उन गुंडों ने हम पर खूब मारपीट की। हरामजादा, सेठ से बैर करते हो? आह भैया, मार पिटाई करने के बाद छोड़ दे कुत्तो, स्वामी बचाओ। सुन हरामजादे, हम तुम्हारी बहन और बीवी को ले जा रहे हैं। यदि तूने दिन भर के भीतर यह मकान खाली नहीं किया तो पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो तुझे तीसरे तीसरे दिन इनकी लाश मिलेगी। वे लोग मेरी बहन को उठा कर ले गए। अरे बचाओ, कोई मेरी बहन और पत्नी को बचाओ। मैं खूब चिल्लाया, लेकिन मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, परंतु वहाँ भी इंस्पेक्टर बलवीर ने सेठ का खरीदा हुआ गुलाम था। उसने तो मेरी रिपोर्ट लिखी, न ही कालू दादा के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। ओ, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगूँ? और 3 दिन बाद जब मेरी पत्नी घर पर वापस लौटी तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे पैरों से धरती निकल गई। उन बदमाश ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया, हमें कहीं का न छोड़ा। बू, हमारा सब कुछ लूट लिया बू। अपनी बहन की बहन तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने वहीं आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं बेशर्मी अपनी जान बचा कर आपको सारी बात बताने चली आई। भू नहीं मुझे, पर भगवान की मार यहीं ख़त्म नहीं हुई। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरी पत्नी पंखे से झूलती पाया। सरला, भू, यह मैंने क्या किया? सरला, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, बदनसीबी को छोड़कर चली गई भू। और फिर मैं अपनी पत्नी की लाश को नीचे उतारा और कालू दादा, सेठ और पुलिस इंस्पेक्टर बलवीर वहाँ धमके। यह देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह कमीना अपनी बीवी की हत्या कर दी। और इंस्पेक्टर बलवीर ने मुझे पत्नी की हत्या और बहन की आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमा चला, अदालत मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मैं बेरोजगारी के कारण अपनी बहन और पत्नी को से वेश्यावृत्ति कराना चाहता था। इसी कारण बहन ने आत्महत्या कर ली और पत्नी के न मानने पर उसकी हत्या कर दी। मेरी बहन और पत्नी की लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर कुलकर्णी ने किया, परंतु सेठ गिरधारी लाल ने उसे खरीद लिया। लिहाजा उसने मेरे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गवाही दी। परंतु ईश्वर की कृपा से मेरे वकील को मेरे घर पर मेरी पत्नी का लिखा हुआ पत्र मिल गया, जिसे उसने आत्महत्या करने से पूर्व लिखा था। लिहाजा मुझे बरी कर दिया गया। अदालत धर्मराज को बाइज्जत बरी करती है। और कई माह बाद मैं जब घर लौटा, धर्मराज भैया मुबारक हो, तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी निकली है। क्या कहा? 10 लाख की लॉटरी? और एक लॉटरी की टिकट मैंने उस लॉटरी एजेंट से 3 माह पहले ही खरीदा था, जिसे संयोग से मेरा प्रथम इनाम निकल गया। और मैंने मन ही मन एक भयानक निश्चय किया। मैं इन पैसों से ऐसे लोगों का दल बनाऊंगा जो मेरी तरह गिरधारी लाल जैसे लोगों से सताए हुए होंगे। और फिर उन लोगों के साथ मिलकर सेठ गिरधारी लाल जैसे उन तमाम शैतानों का खात्मा करूंगा जो अपने देश के राज अपने देश में राम राज स्थापित करने के दिखाऊंगा। और मैंने अपने कार्य को तन मन धन से जुट गया। मैंने धीरे धीरे अपने मतलब के आदमियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले कालू दादा को पकड़ा, उसे बदले का निशाना बनाया, धाए। उसके बाद सेठ गिरधारी लाल को भी बड़ी बेदर्दी से मारा। इसी के साथ कलयुग का धर्मराज यानी मौत का फरिश्ता बन गया। आगे मैंने जो कुछ किया वह किसी से नहीं छिपा। अब तुम बताओ कुर्कवर्ण, मैंने सेठ गिरधारी लाल जैसे लोगों का खात्मा करके पाप किया या समाज का उपकार? बेशक तुमने ऐसे लोगों का खात्मा करके समाज और मानवता पर उपकार किया धर्मराज, लेकिन फिर भी कानून के हाथ में लेने से तुम पाप मिटाते मिटाते एक जन अपराधी बन गए हो। कानून तुम्हारे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार करेगा, जिसका कम से कम मुझे अफसोस होगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है धर्मराज, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो।
नहीं, हरगिज नहीं। मैं जीते जी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूँगा। क्यों कि तुम्हारे अंधे कानून का इंसाफ और पुलिस की बेरहम डंडे की करामत पहले ही अच्छी तरह देख चुका हूँ। नहीं कुर्बान, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। धर्मराज अभी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि बाहर धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। दाएं दाएं दाएं। अरे ये धमाके कैसे? रागा जाओ, तुम जाकर देखो क्या माजरा है। ओके धर्मराज। सभी उस कमरे से बाहर निकल गए जबकि धर्मराज जेब से रिवॉल्वर निकालकर बाण पड़ताल दी। धर्मराज, तुमने इन धमाकों का कारण नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। क्या मतलब? मतलब यह धमाके की आवाज़ गोलियों की है। शायद पुलिस यहाँ आ गई है, तुम्हारे आदमी से मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस? हाँ, यहाँ आते समय मैं अपने मोटू साथी को पीछा करने का आदेश देकर आया था। शायद वही पुलिस लेकर आ पहुंचा। ओह, यानी अब मैं पकड़ा जाऊंगा? हाँ, अच्छा होगा कि तुम अपने आदमियों समेत आत्मसमर्पण कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथियों को कम से कम सजा मिले। हरगिज मैं जीते जी पुलिस के हाथ हरगिज नहीं लगूंगा। इससे पहले कि बाण धर्मराज की मंशा को भाप पाता, उसने अपनी हीरे की अंगूठी चाट ली। ओह, शायद आत्महत्या कर रहा है। और अगले ही पल धर्मराज कटे वृक्ष की तरह फर्श पर गिरा। धर्मराज, धर्मराज, यह तुमने क्या किया? मौत का फरिश्ता बनने के बाद स्वयं मौत को गले लगा लिया। अपने पापों का छुटकारा पाने का एकमात्र यही उपाय था कुर्बान। लेकिन मैं तुमसे विनती है कि मेरी आखिरी विनती है, वह भी आखिरी। कहो धर्मराज, कहो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो फिर वचन दो कि तुम मेरी मौत को राज रखोगे। दुनिया को कभी यह पता नहीं चले ना दोगे कि कलयुग का धर्मराज यानी मौत का फरिश्ता मर चुका है। पुलिस के डर से उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों धर्मराज? इसलिए मेरे नाम का खौफ इस शहर में शांति और खुशियां बनाए रखेगा। जया पेश लोग भय और श्रापत से जामे में रहेंगे। कोई झूठ फरेब बदमिजाजी नहीं करेगा और रामराज स्थापित रहेगा। वरना यदि लोगों को यह मालूम हो चल गया कि धर्मराज यानी मौत का फरिश्ता मर चुका है, तो उसके दिल से डर निकल जाएगा और वह बेवकूफ होकर अपनी मानी करने लगेंगे। कुर्कवान, आह कुर्कवान, चलने दो। मैं तुम्हारी बात समझ गया धर्मराज। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी मौत का राज हमेशा राज रहेगा। और कुर्बान को वचन पाते ही धर्मराज की आंखें पलट गई। ओह, दम तोड़ दिया। ईश्वर इस नेक इंसान की आत्मा को शांति दे। तभी इंस्पेक्टर पटाखा सिंह और मोटू के साथ प्रवेश किया। बांड बांड भैया, ओ इंस्पेक्टर अंकल, तुम ठीक तो हो ना? बांड बेटे, हमें धर्मराज के तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बस अब धर्मराज ही बाकी है। वो कहाँ है? मैं तो ठीक ठाक हूँ अंकल, बस आपने आने की देर कर दी। हम सबको धोखा देकर वह फरार होने में सफल हो गया। ओह, यह लाश किसकी है? यह उसके एक साथी की लाश है। इसे पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। धर्मराज के पकड़ गए साथियों पर मुकदमा चला, उन्हें सजा हुई, लेकिन किसी को भी धर्मराज की असलियत न तो पुलिस को खोली न अदालत में, क्योंकि बांड ने धर्मराज की अंतिम इच्छा सबको बता दी और वास्तव में राज राज रहने पर शहर में काफी समय तक रामराज कायम रहा। कमाल है, ऐसा लगता है कलयुगी धर्मराज पृथ्वी छोड़कर आकाश में शासन चलाने और सिक्का जमाने चला गया। आजकल फूफा जी खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होंगे, नौकरी जाने से बच गई। समाप्त दोस्तों।